प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, देखो हम लोग बात कर रहे थे कि इफ कंपनी का प्रॉफिट अगर 50,000 है एंड पार्टनर्स ने डिसाइड किया, दो पार्टनर है ए और बी, इन्होंने डिसाइड किया कि इनका रेशियो 2:1 होगा, तो कैसे बांटना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में लेनी है कि ये जो इनका प्रॉफिट का रेशियो दिया है ना, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में। मतलब दिस इज 2:1, इसका मतलब ये इनकी टोटल करनी है, टोटल कितनी है 3, इसका मतलब 3 में से 2 इतना हिस्सा ए का है, और उसी तरह 3 में से 1 इतना पार्ट किसका हुआ, बी का हुआ। समझे, इस रेशियो को हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2:1 यानी कि 2/3 एंड 1/3। 2/3 is the ratio of A and 1/3 is the ratio of B, share of B। हाँ, ये इनका शेयर आ जाएगा। 2/3 A का शेयर हो गया, 1/3 B का शेयर। कैसे निकाला समझे, इनका जो भी रेशियो होता है ना, इस रेशियो की टोटल करेंगे। इसका मतलब 3 में से 2 A का हुआ, 3 में से 1 B का हुआ, इस तरीके से। अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इजी है। देखो 50,000 का इसको कितना हिस्सा जा रहा है, 2/3, सो इनटू 2/3 कैलकुलेट करेंगे। ओके हाँ, और इसी तरीके से 50,000 इंटू 1/3 इनका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जो भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा वो उनका हिस्से का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझे, वो उनके हिस्से का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो है ना प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है रेशो से। आया समझ में, हाँ, अकॉर्डिंग टू इस हिसाब से उनको रेशो दिया जाता है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी पार्टनरशिप, ये कहा दिया एग्रीमेंट में दिया, ये रेशो कहा दिया कि वो बनाते हैं ना, सबसे पहले एग्रीमेंट बना रहे, अभी एग्रीमेंट में उन्होंने ऐसा ऐसा रेशो लिखा, बट इफ सपोज इन केस एग्रीमेंट में रेशो लिखना भूल गए या रेशो लिखा ही नहीं, अरे हमने तो एग्रीमेंट में रेशो लिखा ही नहीं, और अभी प्रॉफिट कैसे बांटना है, तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब ज्यादा लोड लेना नहीं है, तब प्रॉफिट जो है ना इक्वली बांटना है। कैसे बांटना है, इक्वली। तो ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स में। इफ absence of, हाँ, profit sharing, in the absence of profit sharing ratio is not mentioned or absent in the agreement of partnership firm, then the profit will be distributed in dash ratio, equal ratio। क्या आएगा आंसर, इक्वल रेशो। अगर रेशो दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो लोड नहीं लेना है, सीधा क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी पार्टनर है उनको उनका उनका इक्वली, सबको बराबर हिस्सा बराबरी का बांट देंगे। आ रहा है समझ में, हाँ। तो अभी इधर 2 पार्टनर है तो इनका आधा आधा 50%, 1 इक्वल रेशो कैसा होगा, 1:1, ये ऐसा इक्वल रेशो रहेगा। तो 50,000 है दोनों को, आधा आधा 25-25 मिल जाएगा। इन दिस वे, गेटिंग, आ रहा है समझ में, हाँ। वही बात यहाँ पर दी है, देखो, हाँ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस टू द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो हमें पता है कि पार्टनरशिप फर्म बनी ही इसीलिए कि प्रॉफिट अर्न करे, उनका मेन मोटो यही है कि प्रॉफिट अर्न करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। So partners have to share profits or losses according to the ratio given in the agreement, जो कि agreement में उन्होंने दिया हुआ है, मेंशन करके रखा है। And if the agreement is silent or absent about the ratio, then profit and loss sharing will be equal। अगर अग्रीमेंट में दिया नहीं है, साइलेंट है, लिखा नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इक्वली। अगर दिया है तो उसी हिसाब से करना है, अगर नहीं दिया है तो इक्वली करना है। ये बात ध्यान में रखो, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आने वाली। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट्स मेंशन इन द एग्रीमेंट, देन ठीक है, उसी हिसाब से चलेंगे, उसे अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट्स साइलेंट
हाँ, इन द एग्रीमेंट मेंशन नहीं है, दिया नहीं है, देन रेशियो विल बी इक्वल. कैसा रहेगा? इक्वल. गेटिंग? आया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट जो इनके फीचर है, द नेक्स्ट फीचर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी. देखो अभी तक हमने कौन से फीचर्स देखे. एक एग्रीमेंट, जिसमें हमने देखा कि एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, ओरल, रिटन. ओरल एग्रीमेंट का प्रूफ नहीं है, रिटन एग्रीमेंट का प्रूफ होता है. रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. दूसरा फीचर नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50. तीसरा फीचर लॉफुल बिजनेस. बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल, लॉफुल होना चाहिए. इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है. नेक्स्ट फीचर हमने देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीमेंट में दिया जाएगा. दिया है उस हिसाब से लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो इक्वल करेंगे. आया ध्यान में? अभी आगे का फीचर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये हमने देखा था सोलो प्रोप्राइटरशिप में भी ये था और इसमें भी ये सेम फीचर है. अनलिमिटेड. देखो लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जो भी हमें देना बन रहा है, the amount which is due, which we have to pay, means which business has to pay, है ना. क्रेडिटर को देना हो गया, लोन देना हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग का बैलेंस रहा वो देना हो गया. तो ये जो भी है कैपिटल हो गया, ये सब क्या है? फर्म के लिए लायबिलिटी है. ये सब क्या है? लायबिलिटी है. अभी ये लायबिलिटी कैसी है रे? इट्स अनलिमिटेड. अनलिमिटेड मतलब, अनलिमिटेड मतलब इसकी लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट, फिक्स्ड लिमिट नहीं है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कंसिडर करो कि कंपनी की, फर्म की लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज. कितनी लायबिलिटी है? 1 लाख. दो पार्टनर्स है ए और बी. फॉर एग्जाम्पल दोनों के हिस्से में 50,000 आ गए. इसको 50,000 देने, इसको 50,000 देने. ये बोलेगा ये ले मेरे 50,000, मेरा काम खत्म, मैं अभी नहीं कुछ पे करने वाला. ऐसे चलेगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. तो लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है. मतलब कि अगर इफ एनी पार्टनर फेल्स टू पे हिज लायबिलिटी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंट होना मतलब, इंसॉल्वेंट होना यानी कि उसके पास लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वो एबल नहीं है पे करने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए. मान लो ये बी वाला बंदा जो है, ये ए के हिस्से के 50,000 ये दे रहा है, इसने पे भी कर दिए. बी के हिस्से में 50,000 आए, लेकिन ये बी जो है ना, ये इंसॉल्वेंट हो गया. क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. अभी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, ओके, इंसॉल्वेंट हो गए की वजह से इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास देना ज्यादा है और असेट कम है. अभी ये क्या देगा? दे दे के कितना ही दे पाएगा? ये नहीं पे कर पा रहा. इसने अपना खुद का घर, ये वो, प्राइवेट एस्टेट, जब पे नहीं कर पाते ना, तो उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि उनको अपने पॉकेट का, अपने जेब का सब पैसा लगाकर लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी. लास्ट रुपी भी रहा ना पॉकेट में, 1 रुपया रहा ना, तो भी देना पड़ेगा. ऐसी वो कंडीशन है. तो इसने अपने प्राइवेट एस्टेट बेचकर मान लो 20,000 रुपए कैसे तैसे कलेक्ट कर लिए. स्टिल 30,000 कम पड़ रहे हैं ना, कौन देगा? अभी ये 30,000 कौन देगा? तू देणार? मी कशाला देऊ म्हणतो, कौन देणार? ऐसे कंडीशन में कौन देगा? तो ऐसे कंडीशन में दिस सॉल्वेंट पार्टनर, the solvent partner is liable to pay his liability. समझे? ऐसे कंडीशन में ये सॉल्वेंट पार्टनर लायबल है कि भाई इसको नहीं हो पा रहा है ना, तो इसकी लायबिलिटी भी दूसरा पार्टनर पे करेगा. जो सॉल्वेंट पार्टनर है, अदर पार्टनर्स है ना, वो पे करेंगे. इसीलिए तो इसे
जॉइंट कहा गया, आगे आपको एक फीचर मिलेगा, देखो जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इनका जो भी रहेगा ना, लाइबिलिटी भी जॉइंट रहेगी। लाइबिलिटी भी कैसी है, जॉइंट रहेगी, कि आपने अपना हिस्सा दे दिया काम खत्म, ऐसा नहीं है। एक तो लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है और जॉइंट है। कैसी है, अनलिमिटेड है, कि उनके हिस्से क्या, पैसा तो दे ही है, अगर उनको इंसॉल्वेंट हो गया तो दूसरे का भी पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, अपना अपना हिस्सा दे दिया, लिमिट खत्म, लिमिटेड उतना ही नहीं कि मैंने दे दिया खत्म, ऐसा नहीं, इट्स अनलिमिटेड। तो लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनटिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट, है ना, टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट, कि दे आर लाइबल टू पे इट, कि जब तक पॉकेट में का पूरा प्राइवेट एस्टेट सब कुछ बेच नहीं देते तब तक उनको देना पड़ेगा, वो लाइबल रहेंगे उस चीज के लिए। सी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। कैसी है, अनलिमिटेड। हाँ, जॉइंट एंड सेवरल, ये वर्ड समझ में आ रहा है? जॉइंट एंड सेवरल का मीनिंग यहाँ समझ में आया आपको? जॉइंट एंड सेवरल मीन, यहाँ पर देखो, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल का मीनिंग समझा, कि ये अपना तो दे दिया, दूसरे का भी देना पड़ेगा अगर वैसी सिचुएशन आई तो। नहीं तो बोलेंगे हाँ मैं इसके पास ऑलरेडी पैसा है और बोलेगा दे, ऐसे नहीं है, ऐसे कंडीशन में नहीं। अगर ये बंदा सॉल्वेंट है, अगर ये एबल है पे करने के लिए, फिर भी दूसरे से लेना, ऐसे नहीं चलेगा। बट अगर ये पर्सन इनसॉल्वेंट हो गया, उसके पास सच में पैसा नहीं है, उसके पास पहले ही कर्जा बढ़ गया है और असेट्स कम हो गए, इनसॉल्वेंट हो गया, तब इनकी लाइबिलिटी सबको मिलकर देनी पड़ेगी। इसीलिए लाइबिलिटी को कहा है जॉइंट एंड सेवरल, also unlimited liability. Okay, so in that case partners are liable till the last rupee in their pocket. If assets of business is not sufficient to pay the liabilities, then the personal property of partners can be used. पहले तो कंपनी का असेट्स यूज करेंगे, वो भी दे दिया, अभी वो भी खत्म हो गया, फिर भी लाइबिलिटी बाकी है, तब फिर वो अपने पर्सनल असेट्स यूज करके पे करेंगे। ओके, एंड इफ एनीवन ऑफ पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके पास अभी पैसा नहीं है, उसके लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, उसको बोलते हैं insolvent. Whose liabilities are more than asset is called as insolvent. Okay, तो ऐसे सिचुएशन में his liability will be borne by solvent partner. उसकी लाइबिलिटी कौन पे करेगा, बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स पे करेंगे। समझे? ओके, हाँ, तो इसीलिए ये एक फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला। ये क्लियर हुआ सबको, अनलिमिटेड लाइबिलिटी? Let's see the next feature which is registration. अभी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, देखो रूल। रजिस्ट्रेशन, अभी कंपनी बना रहे, फर्म बना रहे, है ना, जैसे सोलो प्रोप्राइटर था वैसे अभी ये कौन सी कंपनी है, दिस इज पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप फर्म बना रहे तो चलो कल जाकर बिजनेस खोल देते और खोल दिया बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। There should be some process, some legal things, some legal activities must be done, right? जैसे कि कंपनी का पहले उन्होंने कंपनी के कौन कौन पार्टनर्स है उसके मेंबर्स डिसाइड करना, सब लोग मिलकर क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, कंपनी का प्लान ड्राफ्ट करेंगे, उसमें क्या क्या करने वाले हैं प्लान प्रपोज करेंगे, है ना, उस हिसाब से ये सारी चीजें लेकर जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, वहां जाकर कंपनी का क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उनके बाद उनको इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर जाकर वो अपनी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा है क्या, एक दिन में चलो आज सोचा कल बिजनेस, ऐसा नहीं है, लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी, मतलब वहां पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी इसमें भी कैसा रूल है देखो, महाराष्ट्र में
अगर कोई पार्टनरशिप फर्म आपको चालू करनी है, शुरू करनी है, तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र, बाकी स्टेट में कंपलसरी नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र में है, बाकी स्टेट में कंपलसरी नहीं है। ये रूल ध्यान में लो। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये कब से चालू हुआ है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से ये रूल अप्लाई हुआ है कि अगर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फर्म इन महाराष्ट्र स्टेट, देन इट इज कंपलसरी टू डू द रजिस्ट्रेशन। कब से शुरू हुआ? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से ये स्टार्ट हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये रूल है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ऑप्शनल है कि मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। Registration of firm merely certifies its existence and its process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. Okay, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप फर्म को रजिस्टर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। बट महाराष्ट्र में ये क्या है? कंपलसरी है। इफ अगर आप आपके कंपनी को रजिस्टर करते हो तो आपकी कंपनी का एक लीगली लॉफुली एग्जिस्टेंस बन जाता है कि हाँ, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। एज अ पर्सन के तरह उसे ट्रीट किया जाता है। सीखा ना हमने कि कंपनी को किसके तरह ट्रीट किया जाता है? पर्सन के तरह। आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है ना, एक पर्सनल अकाउंट के रूल में हमने सीखा था। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये रूल था। क्लियर है रजिस्ट्रेशन? द नेक्स्ट फीचर इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या होगा देखो, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, अभी हमने जस्ट थोड़े देर पहले एक रूल देखा था कि लाइबिलिटी कैसी होती है रे? और जॉइंट। लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है एंड जॉइंट है। उसी तरीके से बिकॉज पार्टनरशिप फर्म है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, तो इधर जो मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा वो कोई अकेले बंदे का नहीं है। कोई अकेला बंदा नहीं बोल सकता है मेरी कंपनी है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे सब चलेगा, तुम नहीं कर सकते। ऐसा बोलने के लिए किसी को राइट नहीं। यहाँ पर जो भी कंपनी को चलाएगा, जो भी मैनेजमेंट रहेगा, उसमें सबका, सारे पार्टनर का उतना ही राइट है। सबको सेम सिमिलर राइट मिलेंगे। समझ में आ रहा है? मान लो 3 लोग हैं, ए बी सी, ये 3 लोगों ने कंपनी चालू की है, ये 3 पार्टनर्स हैं। तो जितना हक ए को है उतना ही बी को है, उतना ही सी को भी रहेगा। बिकॉज इनकी जो ओनरशिप रहेगी वो कैसी है? जॉइंट ओनरशिप है। मतलब अकेला ए बंदा ओनर नहीं है, या अकेला बी या सी ओनर नहीं है। ओनर कौन है? ऑल, सारे। ओनरशिप सबकी रहेगी, मैनेजमेंट भी सबका रहेगा। हाँ, अभी इंटरनल चीज ये है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन क्या क्या कर रहा है, वो उनके स्किल्स, वो इंटरनल उनके टर्म्स कंडीशन वो डिसाइड करेंगे। बट लीगली लॉफुली ऑल द पार्टनर्स आर, ओनरशिप ऑफ द पार्टनर्स इज जॉइंट। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो जॉइंट एंड सेवरल, कि ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो नो वन पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। ये भी चीज ध्यान में रखना कि मान लो इस ए ने सोचा कि चलो बिजनेस में कि ये चीज मैं लेकर जाता हूँ, अपने पर्सनल काम के लिए यूज करता हूँ। वो अकेला यूज कर सकता है क्या? नहीं। इनकेस अगर उसको बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है तो इसने अकेले ने डिसीजन ले लिया, इन दोनों को इन्फॉर्म ही नहीं किया, चलेगा क्या? नहीं। कुछ भी अगर बिजनेस में हो रहा है देन सबके लिए उसकी सबकी कंसेंट उसमें आना जरूरी है। ओके,
अगर ये बिजनेस के लिए कोई डिसीजन ले रहा है, इसने कुछ डिसीजन लिया कि हाँ बाबा चलो ये कमीशन दिया जाएगा, ये अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। इस डिसीजन के लिए इसकी इसकी जितने भी पार्टनर है सबकी परमिशन लेनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप जॉइंट है, क्योंकि मैनेजमेंट जॉइंट है, कोई अकेला बंदा इसमें ये नहीं कर सकता। कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है बिजनेस में तो सबके साथ किया जाएगा, सबको पूछ कर किया जाएगा, अकेला अपने मनमानी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? इसको या इनकी ओनरशिप कैसी रहेगी? जॉइंट एंड हाँ सेवरल रहेगी। ओके। परमिशन पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी इनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता। अगर यूज कर भी रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो उसके लिए भी इनकी परमिशन लेना जरूरी है, उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। सो ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स। सबके राइट्स कैसे रहेंगे? इक्वल, कोई कम छोटा ज्यादा बड़ा ऐसे कुछ नहीं है। ऑल्सो in managing the firm, so all partners are jointly responsible for the management of the firm। तो सारे पार्टनर कैसे हैं? jointly responsible है। और इसीलिए जब भी लाइबिलिटी की बारी आती है तो लाइबिलिटी भी कैसी है? जॉइंट एंड सेवरल, क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी के लाइबिलिटी पे करना है तो सब एबल है, सब लाइबल रहेंगे पे करने के लिए। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मैनेजमेंट जॉइंट एंड सेवरल, लाइबिलिटी भी जॉइंट एंड सेवरल। ये बात ध्यान में लो। गेटिंग? आया समझ में ये फीचर? तो लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज जॉइंट एंड सेवरल। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर। प्रिंसिपल एंड एजेंट। अभी इसमें क्या है देखो, प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब क्या? अभी जस्ट हमने देखा कि पार्टनर्स को इक्वल राइट्स है, राइट? सारे पार्टनर बराबर लेवल पर है, सबको मैनेजमेंट का सेम राइट है, सबको डिसीजन के लिए सेम पूछ कर करना पड़ेगा, सेम इस हिसाब से। बट पार्टनर जो है ना वो कभी कभी प्रिंसिपल करके एक्ट करता है और कभी एज अ एजेंट करके एक्ट करता है। कब? तो ध्यान दो कब। ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटीज। ये दो तरीके से काम करता है, एज अ प्रिंसिपल, एज अ एजेंट। हाँ, a partner act as a principal of the firm with outsiders। जब बाहर वाले की बात आ जाती है तो वो उनके लिए कौन है? वो प्रिंसिपल है। आउटसाइडर के साथ वो कैसे एक्ट करेगा? प्रिंसिपल के तरह। ओके, एंड विथ अदर पार्टनर इट एक्ट एज अ एजेंट। और अपने ही अंदर इनसाइडर के साथ वो कौन है? फिर वहां वो अकेला प्रिंसिपल नहीं है, वहां सबके साथ वो कौन रहेगा? एजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? वो बाहर वालों के लिए प्रिंसिपल, अंदर वालों के लिए एजेंट, इस तरीके से वो काम करेंगे। अगर पार्टनर बाहर आउटसाइडर के लिए है, इट एक्ट एज अ प्रिंसिपल। देन फॉर इनसाइडर, फॉर मैनेजरियल पर्पस, देन एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये एक इसका फीचर है, प्रिंसिपल एंड agent। Then the last feature is dissolution। So dissolution का मतलब पता है आपको? dissolution dissolve होना, dissolution मतलब बंद होना, dissolve होना, dissolution होना मतलब बंद होना। अभी आप बोलोगे अभी अभी तो सीखना शुरू किया था, आप क्या बंद कर रहे हो? तो फीचर ये है कि अगर फर्म जो है अगर बंद हो रही है, अभी बंद होने के पीछे भी रीजन हो सकते हैं। बताओ रे बच्चों, क्या रीजन हो सकते हैं कंपनी बंद होने के पीछे? एक तो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है कंपनी, तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। दूसरा रीजन, हाँ वही लॉस ही कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा रीजन
पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो गए तो हो सकता है ना, ए मेरे को तेरे साथ काम ही नहीं करना, चल मैं जा रहा हूँ, छोड़कर बंद कर दो कंपनी, काम ही नहीं करना, हो सकता है ना। मतलब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो। तीसरी, देखो उन्होंने जो प्रोजेक्ट डिसाइड किया है, जो काम डिसाइड किया, अगर वो काम पूरा हो गया हो तो ऑटोमेटिकली बंद करना है ना। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो उनका जो पीरियड है वो पीरियड खत्म हो गया है, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट का जो टेन्योर है 5 साल 10 साल 20 साल जो भी है वो खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, राइट। या फिर कोई पार्टनर जो है वो उसमें का कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो फर्म को बंद करना चाहते हैं। किसी की डेथ हो गई पार्टनर की तो बंद करना चाहते हैं, है ना। या कोई दूसरा ये बिजनेस बंद करके कोई दूसरा अलग चालू करना चाहते हैं। तो वेरियस रीजन हो सकते हैं किसके पीछे, फर्म को बंद करने के पीछे, है ना। फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, डिसोल्यूशन के पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ओके, तो अगर फर्म को बंद करना है, मान लो ये 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, इसमें ए को ऐसे लग रहा है कि बस मुझे इनके साथ काम नहीं करना है, मैं बंद करना चाहता हूँ, तो ये अकेला फर्म के बाहर निकल नहीं सकता। इसको अगर कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए इसकी और इसकी परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं। इसके परमिशन के, इन लोगों के परमिशन, अदर पार्टनर के परमिशन के बिना फर्म को बंद कर सकते हैं क्या? इनकी कंसेंट उसके अंदर मिलना जरूरी है। विदाउट एनी कंसेंट नो वन, नो पार्टनर, नो वन कैन डिसॉल्व द फर्म, कि फर्म को बंद नहीं कर सकते। आ रहा है ध्यान में? अगर फर्म को बंद करना है, XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है जो हमने डिस्कस किया है, अगर फर्म को बंद करना है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की परमिशन लेना, कंसेंट होना, सबकी उसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। इफ फर्म वांट, अगर फर्म को बंद करना है देन एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट, कि उसके लिए सारे पार्टनर रेडी होने चाहिए, एग्री होने चाहिए बंद करने के लिए। ओके, तब वो जाकर बंद होगी। और उसके लिए भी बंद करने से पहले भी नोटिस देना पड़ता है। कब का? 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। कब? 14 डेज का, उसके लिए 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है अगर फर्म को बंद करना है तो। ओके, उनके मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा, अदर वैसे ही नहीं, एकदम से बंद नहीं कर सकते। सी, a partnership firm can be dissolved through the agreement between the partners। अगर सब लोग रेडी है तब वो फर्म बंद की जा सकती है। If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice। अगर उनको फर्म बंद करनी है तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 14 डेज पहले नोटिस देना जरूरी है। द फर्म कैन ऑल्सो डिसॉल्व इफ द पार्टनर, सारे पार्टनर मर गए, हाँ फर्म तो डिसॉल्व हो सकती है तब। इफ पार्टनर डाइज, इफ पार्टनर रिटायर्स, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या इनसेन हो गया। इंसॉल्वेंट होना यानी कि उसके पास पैसा ही नहीं है अभी चलाने के लिए, ऐसा हुआ तो भी बंद हो सकती है। इनसेन हो गया, पागल हो गया, अभी वो एबल नहीं है करने के लिए, क्योंकि हमने सीखा था कि ये लॉफुल है बिजनेस, कॉम्पिटेंट होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। पर्सन कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट, कल सीखा था ना। अगर वो पागल हो गया तो वो बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए रीजंस हो सकते हैं बंद करने के पीछे, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। आ रहा है समझ में? सो ऑल दीज आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सारे फीचर्स हुए किसके? पार्टनरशिप फर्म के। इसमें हमने सारे फीचर्स देखे, सच एज एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट में क्या देखा कि 2 तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, ओरल, रिटन। ओरल एग्रीमेंट जो कि ओरली किया गया है, इसका कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है। रिटन एग्रीमेंट जो प्रॉपर लीगल फॉर्म के हिसाब से रिटर्न में लिखा गया है, ऑल द टर्म्स कंडीशन, सारे रूल्स रेगुलेशंस वहां पर मेंशन किए जाते हैं। इस रिटन एग्रीमेंट को ही क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। ओके, रिटन एग्रीमेंट प्रेफरेबल है क्योंकि एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ करके ये काम करता है। दूसरा फीचर हमने देखा इसमें कि बिजनेस के नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स कम से कम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50।
तीसरा फीचर हमने देखा कि लॉफुल बिजनेस, कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस या ऐसा कोई बिजनेस जो स्टेट ने अलाउ नहीं किया है वो आप कर नहीं सकते। देन नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाएगा। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, देन थर्ड इज नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, कि कोई भी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है क्या, फिक्स्ड है क्या? नहीं, लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है, कि टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट, कि उनको देना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा बंदा दे नहीं पा रहा है तो उसकी भी लाइबिलिटी जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनको देनी पड़ेगी। इनकी लाइबिलिटी कैसी है? जॉइंट एंड सेवरल। ओके, देन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या सीखा कि पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इट इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र स्टेट, एंड अदर स्टेट में इट्स ऑप्शनल, यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन और इट मे बी और मे नॉट भी, आप कर सकते हो। बट महाराष्ट्र में ये कंपल्सरी है, और अगर आप आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है। देन जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि ये पार्टनर्स का जो भी रहेगा, डिसीजन लेना हो गया, जो भी राइट रहेगा, बिजनेस को चलाना हो गया, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी ओनर का रहेगा काम, ये सब कुछ कैसा रहेगा? सबका मिलजुल कर है, जॉइंट है। कोई अकेला बंदा उसमें डिसीजन ले सकता है क्या? उसके अकेले के सारे राइट्स है क्या? नहीं, राइट्स किसको है? सबको है, डिसीजन सब लोग लेंगे। ओनरशिप कैसी है? जॉइंट है एंड सेवरल, अगेन यहाँ पर मैनेजमेंट भी जॉइंट रहेगा। देन प्रिंसिपल एंड ओके, सो ये जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें हमने देखा कि प्रिंसिपल एंड एजेंट, कि पार्टनर एज अ प्रिंसिपल करके एक्ट करता है किसके लिए? आउटसाइडर्स के लिए, और एजेंट करके एक्ट करता है किसके लिए? इनसाइडर्स के लिए, हाँ, अदर पार्टनर्स के लिए एज अ एजेंट करके काम करेगा। अगला फीचर है इसका डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन में हमने देखा अगर फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, इसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं बंद होने के पीछे, कि कंसिस्टेंट लॉस होना है ना, या फिर पार्टनर की डेथ होना, रिटायर होना, सब लोग पार्टनर बोल रहे हैं कि चलो अभी बंद कर देते हैं, ऐसे वैरायटी ऑफ रीजन जो भी है XYZ हो सकते हैं। और अगर फर्म बंद कर रहे हैं तो कोई इसमें अकेला बंदा नहीं डिसाइड कर सकता कि फर्म को बंद करने के लिए। इसके लिए क्या चाहिए? सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, परमिशन होनी जरूरी है। ओके, एंड अगर फर्म डिसाइड कर भी लेते हैं कि बंद करना है तो इसके लिए इनको 14 डेज बिफोर क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। तो ये सारे क्या हुए? ऑल दीज आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द फीचर्स। देखो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है कि पार्टनरशिप क्या होती है और उसके क्या क्या फीचर्स है। जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग, when two or more persons come together to carry out their business activities, they are agree to take a risk, also they share their profit and losses according to their agreement. Such mutual relationship is called as partnership, and these are the features of the partnership firm. Okay, हाँ, अभी इसके आगे का जो पार्ट है, जैसे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें मेथड्स ऑफ कैपिटल, वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।